गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, पहले चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था और लगभग फिनिश हो चुका था, सारी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में मुझे 2 क्वेश्चन करवानी है, एनसीईआरटी में अपने साथ लेकर आया हूं। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे पुराने हैं या नए हैं, उन्हें मैं आपको बता दूं कि भाई चैप्टर नंबर 3 के 2 क्वेश्चन कराने के बाद अब मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। टुडे इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। तो सारे बच्चे चैप्टर नंबर 4 देखना, और जो नए बच्चे हैं उन्हें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये मैं स्टार्टिंग से अभी कल की या परसों की वीडियो में कराना शुरू कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के 2 क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन लिखो भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.31, मतलब जो हमारी चैप्टर नंबर 3 है उसमें बैक एक्सरसाइज में आ जाओ। चैप्टर नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31 काफी बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसमें ऐसे लिखा हुआ है एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4, 5 एंड एलिमेंट नंबर 6, एंड इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 520, 419, 1681, 1008 एंड 2372 एंड 738। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी इन द किलोजूल पर मोल। और दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 520 और इसकी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी 7300, फिर 3051 एंड 3374, उसके बाद 1846, 1846 के बाद 5251, 5251 के बाद 1451। इसकी वैल्यू -60, -48, -328, -328 एंड -295 एंड +48 एंड -40। ये आपको टेबल में क्वेश्चन गिवन है और इसके बाद हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये जो 6 एलिमेंट है इनमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है। द बी पार्ट, सेकेंड पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। एंड द थर्ड which of the following is the most reactive, which of the following is the most reactive non metal, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है। एंड फिर फोर्थ पार्ट पूछ रहा है कि which is the least reactive non metal, which is the least reactive non metal। और इसका फिफ्थ पार्ट पूछ रहा है मेटल which form MX2 कंपाउंड, और X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एंड द सिक्स्थ पार्ट है मेटल विच फॉर्म द कंपाउंड MX, और यहां भी X का मतलब क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो भाई सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे और भी बताना है। अभी सुनो भाई, ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन में कहता है कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि इनमें से मेटल कौन है और इनमें से नॉन मेटल कौन है। पहले तो ये डिसाइड करते हैं भाई। मेटल ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो मेटल होता है। यानी वो एलिमेंट मेटल होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो एलिमेंट इसमें मेटल के होंगे। 520, 419 एंड 738 ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। यानी एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 एंड एलिमेंट नंबर 6 ये 3 एलिमेंट हमारे मेटल के हैं।
मेटल के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई इनमें नॉन मेटल कौन है। पहले तो हमने मेटल डिसाइड कर लिया, अब नॉन मेटल डिसाइड करना है। नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, और नॉन मेटल में भी जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी निकलती है। सिर्फ नॉन मेटल ही नहीं, दुनिया में जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनर्जी निकलती है, और उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब इस वाले केस में -60 की एनर्जी निकलेगी, इस वाले केस में -48 किलो जूल की एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और इस वाले केस में 328 की एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। लेकिन इस वाले केस में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 48 जूल की एनर्जी निकलेगी नहीं, बल्कि हमें देनी पड़ेगी। जिनमें माइनस का साइन है उनमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनर्जी निकल रही है, लेकिन जिसमें प्लस का साइन है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी निकलेगी नहीं, बल्कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो नॉन मेटल में जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा, और उसमें भी वो माना जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। -60, -48, -40 ये नेगेटिव तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। बहुत ज्यादा नेगेटिव कौन सी है? 328 और 295, यानी ये दोनों नॉन मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज्यादा है पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम है। तो एलिमेंट नंबर 3 नॉन मेटल है और एलिमेंट नंबर 4 नॉन मेटल है। अब भाई ये एलिमेंट नंबर 5 कौन है? ना तो ये नॉन मेटल में आ रहा है और ना ही ये मेटल में आ रहा है, ये नोबल गैस है। हम इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, मैंने उसका आंसर भी आपको लिखवा रखा है कि नॉन मेटल में नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी निकलती नहीं, बल्कि एनर्जी देनी पड़ती है। नोबल गैस के एटम स्टेबल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एलिमेंट नंबर 5 कौन है? नोबल गैस। तो भाई नोबल गैस की पहचान क्या है? जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा वो नोबल गैस होगा। तो एलिमेंट नंबर 5 नोबल गैस है। मतलब क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैंने पहले डिसाइड किया कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है और नोबल गैस कौन है। सबसे पहले ये डिसाइड किया। अब इन सारे क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करते हैं। देखो नंबर 1 क्या लिखा है? सबसे पहले कह रहे हैं लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब भाई सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस एक ऐसे एटम है ना जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहते। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एलिमेंट नंबर 5। एलिमेंट नंबर 5 इन सभी एलिमेंट में नंबर 5 सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसका कारण पूछा जाए कि आपको इस साथ में यह भी बताना है कि वाई, तो आप इसका कारण लिखना, अदरवाइज हमें उसका लॉजिक नहीं लिखना। हमें सिंपल लिखकर आना है कि एलिमेंट नंबर 5 लीस्ट रिएक्टिव है। वैसे मैं साथ में इसका कारण लिख देता हूं, एज दिस एलिमेंट इज ऑफ नोबल गैस। क्योंकि ये एलिमेंट नोबल गैस का है, इसलिए एलिमेंट नंबर 5 लीस्ट रिएक्टिव है। और ये नोबल गैस क्यों है? क्योंकि उसकी एंथैल्पी पॉजिटिव आ रही है, इससे ये नोबल गैस है। चलो जी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्या पूछ रहे हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। इन तीनों में से कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? भाई मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो हम लिखेंगे कि मेटल में रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? 419। मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज वो करेगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली की है।
तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सेकंड। और कारण बिकॉज इट हैज लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जिस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है वो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है। नॉन मेटल के हमारे पास 2 एलिमेंट है। अब इन दोनों में अगर एक नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो दूसरी वाली नॉन मेटल लेस रिएक्टिव होगा। तो पहले पता लगाते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है। मेटल के केस में रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। जो नॉन मेटल जितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी का मतलब है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। जिस नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें 328, यानी तीसरे नंबर का जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया थर्ड। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। मैंने कहा था कि 2 एलिमेंट नॉन मेटल के, अगर एक ज्यादा रिएक्टिव है तो दूसरा वाला लेस रिएक्टिव होगा। अगर एलिमेंट नंबर 3 नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो एलिमेंट नंबर 4 नॉन मेटल लेस रिएक्टिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट नंबर 4, जिसका डेल्टा H कम नेगेटिव है। अब ये मत कहना कि सबसे कम नेगेटिव तो ये आ रहा है, हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की बात हो रही है, ये वाला एलिमेंट तो मेटल का है ना, तो एलिमेंट नंबर 6 को नहीं कह सकते आप। ओके, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगा फिर 5वां समझाऊंगा। एक्चुअली मैं ये जो मैंने mx लिखा है इसमें m पे पॉजिटिव x पे नेगेटिव। x का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब इसके अंदर कैटेगरी कौन सी आती है, जैसे NaCl, KCl, KBr, इस टाइप के कंपाउंड आते हैं। मतलब हमें कोई ऐसी मेटल सेलेक्ट करनी है जिस मेटल पे +1 का चार्ज हो, यानी ऐसी मेटल जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो नोबल गैस बन जाए। आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही कोई नोबल गैस बन जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही नोबल गैस बन गया तो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट वाली से बहुत बहुत ज्यादा होगी। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस बनता है तो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड वाली से बहुत बहुत ज्यादा होगी। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस बनता है तो चौथी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तीसरी वाली से बहुत बहुत ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली से ज्यादा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अगर तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी से बहुत ज्यादा है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। चौथी आयनाइजेशन एनर्जी तीसरी वाली से बहुत ज्यादा है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो भाई +1 का चार्ज ऐसी मेटल पे होगा, +1 का चार्ज ऐसी मेटल पे होगा जिसमें पहली आयनाइजेशन एनर्जी के बाद दूसरी वाली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो। यहां पे देखो 738 के बाद 1400 आ रहा है, कितने का गैप है, करीब करीब 700 के आसपास का गैप है। 419 के पास 3000 आ रहा है, करीब करीब 2500 का गैप है, 2500 का गैप आ रहा है।
और ये 520 के बाद 7300, यानी इसमें गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो एलिमेंट नंबर 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। यानी एलिमेंट नंबर 1 सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, और अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो उस पर +1 का चार्ज आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिमेंट नंबर 1। ठीक है, एलिमेंट नंबर 1 में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और +1 का चार्ज आएगा। अब भाई इस वाले केस में कौन से कंपाउंड आते हैं? जैसे CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, इस टाइप के। मतलब इसके अंदर ये जो मेटल है, इस मेटल पे चार्ज कैसा होगा? +2। आपको बताना है इन तीनों में से वो कौन सी मेटल है जिस पे +2 का चार्ज आ सकता है। मतलब जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो, उस पे +2 का चार्ज आएगा। तो हम कहेंगे जिस मेटल में पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का सम लोवेस्ट होगा, जिसमें पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का सम लोवेस्ट होगा, उस मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। अब देखो सबसे लोवेस्ट सम किस में आएगा? इनका जो सम है वो सबसे लोवेस्ट है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना 2 इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट नंबर 6। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, ये क्वेश्चन आपका आता जरूर है। इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ सकता है, या इंटीग्रेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं पैराग्राफ वाले वो भी पूछ सकता है कि पहले पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के बाद फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, वीडियो को पीछे रिवर्स करके देखना, फिर भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कॉल मिला लेना, मैं समझा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी चैप्टर का। अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3.9 और पेज नंबर 91। पुरानी वाली किताब के अकॉर्डिंग पेज नंबर बोल रहा हूं, नई वाली किताबों में शायद पेज नंबर अलग अलग है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी। हमें बताना है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट and covalency of aluminum, oxidation state of covalency aluminum in the AlClH2O का 5 और इसके ऊपर टोटल चार्ज +2। सुनो भाई, इसका मतलब क्या है? कोवैलेंसी का मतलब हो गया कि एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है। अगर इसने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है व्हाट इज द चार्ज ऑफ एल्युमिनियम। चलो भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉपर +2 है आपके पास, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहेंगे +2 है। अगर मैंने SO4 लिखा, SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? कॉपर +2, क्योंकि +2 और -2 टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है 0। यानी अगर मुझे एल्युमिनियम का चार्ज निकालना है तो एल्युमिनियम का चार्ज प्लस क्लोरीन का चार्ज प्लस पानी का चार्ज, इन सब के चार्ज का सम +2 के बराबर होना चाहिए।
मतलब चार्ज ऑफ एल्युमिनियम प्लस चार्ज ऑफ क्लोरीन प्लस 5 इंटू वाटर का चार्ज इक्वल टू +2। एल्युमिनियम का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्युमिनियम का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, क्लोरीन का चार्ज प्लस पानी का चार्ज, इन सब के चार्ज का सम 2 के बराबर होगा। आप कभी Cl तो लिखते नहीं, Cl नाम की चीज तो दुनिया में कुछ होती नहीं है। हाँ Cl2 जरूर होता है, Cl2 दुनिया में होता है। क्या ये Cl2 लिखा है? नहीं, Cl2 नहीं लिखा। अगर ये Cl है तो Cl का मतलब Cl- होता है, क्योंकि क्लोरीन अपनी फ्री स्टेट में तो पाया नहीं जाता। क्लोरीन या तो Cl2 की फॉर्म में पाया जाएगा या Cl- की फॉर्म में पाया जाएगा। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का चार्ज कितना है? -1। क्लोरीन का चार्ज -1 है, प्लस क्लोरीन का चार्ज -1 प्लस एल्युमिनियम का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का टोटल चार्ज कितना है? 0, टोटल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पानी के ऊपर कोई चार्ज होता है, प्लस का या माइनस का? नहीं, पानी पर कोई चार्ज नहीं होता। हाइड्रोजन पे चार्ज हो सकता है, ऑक्सीजन पे चार्ज हो सकता है, लेकिन वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना। जब आप यहां पे वाटर लिखते हो तो क्या वाटर के ऊपर -1 +1 ऐसा कोई चार्ज लिखते हैं? नहीं, यानी पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो आपने लिखा 5 इंटू वाटर का चार्ज 0, इसका चार्ज हमें निकालना है, क्लोरीन का -1, पानी का 0, एंड इन सबके टोटल चार्ज का सम होगा 2। सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया एल्युमिनियम का चार्ज +3। और वैसे भी आपने पढ़ा ना, एल्युमिनियम पे +3 ऐसे करके लिखते हैं। एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 ही आएगी, +3 के अलावा और कुछ नहीं आ सकती। चलो, ये मैंने आपको क्या समझाया है? ये मैंने समझाया कि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछ रहा है, कोवैलेंसी। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहे हैं कि कोवैलेंसी क्या है। कोवैलेंसी का मतलब है कि वो बॉन्ड कितने बना रहा है, मतलब एल्युमिनियम यहां पे कितने बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है एल्युमिनियम के पास Cl- आके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और पानी का ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को डोनेट कर रहा है। इस तरीके से पानी का ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है। तो टोटल इसके अराउंड कितने वाटर हैं? वाटर कितने? 1 2 3 4 5 और 1 क्लोरीन, और इन सबके चार्ज का टोटल सम कितना है? +2। यहां पे एल्युमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? टोटल 6 बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें द कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 6। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आपके फर्स्ट टर्म में जरूर मिल जाएगा। तो भाई चैप्टर नंबर 3 के लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी हो चुकी है, न्यूमेरिकल हो गए, क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। आप लोग इसको लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग है, अब रिकॉर्डिंग में मैं आपको लिखने के लिए इंतजार तो नहीं करूंगा कि जी आप लिख रहे हो मैं इंतजार कर रहा हूं। आप रिकॉर्डिंग तो पॉज करके भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटो रहा हूं मैं। अब देखो, चाहे नए बच्चे हैं या पुराने, जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, ग्रुप के अंदर ये वीडियो मैं भेज दूंगा, सारे बच्चे यहां चैप्टर नंबर 4 से करना शुरू करेंगे। एंड जिन बच्चों का चैप्टर 1 2 3 नहीं हुआ, उन्हें मैं कल की क्लास से, परसों की क्लास से कराना शुरू कर दूंगा, तो वो बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखो भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, काफी बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, समय बहुत ज्यादा लगेगा इसके अंदर। इसके चैप्टर की मैं काफी सारी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। यार केमिकल बॉन्डिंग पे ही 12th क्लास में, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा, कार्बन की केमिस्ट्री। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आता है, तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है
किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हम केमिकल बॉन्डिंग से यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व हो सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। हम केमिकल बॉन्डिंग से पता लगा सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, कौन सा एटम किससे जुड़ा है और वो किसके उस पर कितना चार्ज होगा, कैसे बिहेव करेगा। ये सारी बातें हम इस चैप्टर से सीखते हैं। बहुत सारी बातें और भी इसके अलावा सीखते हैं। तो बहुत अच्छे से चैप्टर को प्रैक्टिस करना। कम से कम ये चैप्टर आप 2-3 बार इसकी वीडियो देखते रहना। मैं इसकी सारी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बार बार देखना ताकि केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आपको अप्लाई करना आ जाए। चलो भैया, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहो। बॉन्ड की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो बच्चा कहता है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है तो इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में जो डंडा खींच देते हैं इसे बॉन्ड कहते हैं। नो, आप कहेंगे एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, any kind of force of attraction between two substance, any kind of force of attraction between two substance is called as bond. Any kind of force of attraction between two substance is called as bond. भैया बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स। जिन दो चीजों के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा लग रहा है, उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और जिनके बीच में फोर्स कम लग रहा है उनके बीच में बॉन्ड वीक है। ये जो फोर्स होता है ये दुनिया में कई सारी जगह होता है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक बॉन्ड हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स, पृथ्वी हर किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, यानी अर्थ हर किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। मतलब हम सारे के सारे इंसान जमीन से चिपके हुए हैं, हमारे पैर जमीन से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। वो एक अलग बात है कि आप कुर्सी मेज पर बैठे हैं, यानी अर्थ का हमारे से एक बॉन्ड बना हुआ है, हमारा पृथ्वी से एक बॉन्ड बना हुआ है। पृथ्वी हमारी माता है ना। वेल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी दो चीजें, एटम के बीच में अट्रैक्शन, एटम के बीच में बॉन्ड, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड। एक कैटायन एक एनायन को अट्रैक्ट करता है, कैटायन एनायन के बीच में बॉन्ड बन गया। मतलब चाहे कोई भी हो, एटम का एटम से, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से, एटम का मॉलिक्यूल से, कैटायन का एनायन से, किसी का भी किसी के साथ जो अट्रैक्शन होता है उस अट्रैक्शन को बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली 4-5 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है भाई आयनिक बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा, और आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद काफी फेमस बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, इसका भी नाम आपने सुना है। फिर तीसरे नंबर पे अगला बॉन्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। फिर इसके बाद अगला आता है मेटालिक बॉन्ड। फिर मेटालिक बॉन्ड के बाद नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर फोर्सेस या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसमें ना कई सारे टाइप होते हैं, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्शन फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस। एक शब्द आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा और मुझे पता है कि आपको इसका मतलब समझ में ही नहीं आने का। वैन डर वाल्स फोर्स बस आपको 12th में पहुंच जाओगे, 12th पास कर लोगे, हाँ जी वैन डर वाल्स फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स आप ये नहीं बता पाओगे, कोई नहीं आप सीखोगे। वैन डर वाल्स फोर्स दुनिया का सबसे वीक फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। वैन डर वाल्स फोर्स को तोड़ना सबसे आसान होता है। जैसे भाई मैंने अगर अपने दोनों हाथों को ऐसे टच किया तो मेरी स्किन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, मेरी स्किन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। मैंने अभी इस मार्कर को पकड़ रखा है तो मार्कर और मेरी स्किन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। टूट भी गया आसानी से। ये जो मैंने इंक से बोर्ड के ऊपर लिखा,
मार्कर की इंक बोर्ड पे चिपक गई, मार्कर की इंक और बोर्ड के बीच में जो बॉन्ड बना, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स कई सारी जगह मिलता है। आपने अपने घर की टेबल को साफ नहीं किया, धूल मिट्टी जमा हो गई टेबल के ऊपर, तो धूल मिट्टी का टेबल के साथ जो फोर्स बना, जो बॉन्ड बना, वो वैन डर वाल्स फोर्स है। और भी बहुत सारी बातें हम वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में करेंगे। फिलहाल एक एक करके इनकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखिए बेटा, सबसे पहली हेडिंग लिखो आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन is called as ionic bond. The force of attraction between cation and anion is called as ionic bond. जब एक कैटायन किसी एनायन को अट्रैक्ट करेगा तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। भाई आयनिक बॉन्ड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में, NaCl, NaBr, KCl, KBr and K2O, Na2O, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब के सब आयनिक कंपाउंड है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम +2 ऑक्सीजन माइनस, ये कैटायन इस एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2 ऑक्सीजन माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें Na+ Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। मतलब जहां भी एक कैटायन किसी एनायन को अट्रैक्ट करे वहां पर आयनिक बॉन्ड आता है, कैटायन और एनायन के बीच में होने वाला अट्रैक्शन। मैंने यह कहा कि आपके पास कोई कैटायन है और वो किसी एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैटायन और एनायन के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम आयनिक बॉन्ड है। भाई फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? F से। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2/r²। कोई बच्चा अभी इस फार्मूले के ऊपर मत जाना, ये फार्मूला आप तब पढ़ेंगे जब आप 12th क्लास में पहुंच जाएंगे, और 12th में फिजिक्स के पहले चैप्टर में फिजिक्स वाले सर आपको इसके बारे में कई सारी बातें पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री में इसे क्या सीख रहे हैं वो सीखो। Q1 का मतलब इसका चार्ज कैटायन का, Q2 का मतलब इसका चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा है फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। आर का मतलब रेडियस नहीं है, आर का मतलब है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आर का मतलब है सोडियम क्लोरीन के सेंटर से लगने डिस्टेंस, सोडियम क्लोरीन के सेंटर का डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो आयनिक फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस बढ़ गया तो आयनिक फोर्स कम हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटायन और एनायन के चार्ज के। जितना ज्यादा इनके ऊपर चार्ज होगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ आयंस। अगर ये छोटे साइज के हैं तब तो ये पास पास होंगे, और अगर ये पास पास होंगे तो आर की वैल्यू कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर इनका साइज बड़ा है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और आयनिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। ठीक है, इसको जरा लिख लीजिए। अभी हम आयनिक बॉन्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में, यहां पे आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द
कैरेक्टर्स ऑफ What are the characters of ionic bond या ionic compound? What are the characters of ionic compound या ionic bond? भाई इसका आंसर आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। आई थिंक 9th में या 10th में आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि आपने क्या लिखना है। पहली बात, दुनिया में जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड का पहला कैरेक्टर है। हाँ, एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है। NaCl आयनिक सॉलिड स्टेट में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर आयनिक सॉलिड स्टेट में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशिया ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। सारे के सारे कंपाउंड जो भी आयनिक होते हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। पहला कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट, आयनिक बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी से घुल जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। जैसे NaCl, नमक को पानी में डालो तो नमक को पानी में डालने पर NaCl आसानी से घुल जाता है पानी के अंदर। तो आयनिक कंपाउंड वैसे तो सॉलिड होते हैं लेकिन पानी के अंदर वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। चौथा पॉइंट, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। एंड पांचवा पॉइंट, अगर हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दें तो पानी में डालने के बाद एक्वस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं ये पॉइंट आप वीडियो को स्टॉप करके लिखते रहिएगा, ठीक है। तो पहले ये आपको मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसे लिखो फिर मैं इसको मिटाता हूं। आज की वीडियो में ये आयनिक बॉन्ड नाम का जो टॉपिक है ये खत्म होगा हमारा। हमें आयनिक बॉन्ड के बारे में कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं पढ़ने को मिलेंगी। पूरा जो चैप्टर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हाँ, लाइफ में 12th में 11th में कंपटीशन में इस बॉन्ड की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए आ जाती है। ओके, ये सारा आप कॉपी कर चुके होंगे। भाई आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये तो सबको पता है। अब बात ये उठती है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। हाउ विल आयनिक बॉन्ड फॉर्म? तो यहां पर हेडिंग लिखो, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या बातें होनी जरूरी है। एक बात ध्यान से देखो कि मैंने जितने भी आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल लिखे हैं उन सभी में एक एलिमेंट मेटल का है एंड दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल का है। एक एलिमेंट का मेटल का है और एक नॉन मेटल का है। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट। हाँ जी, मैंने कहा कि एक एलिमेंट मेटल का है और एक एलिमेंट नॉन मेटल का है। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, पोटेशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सोडियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। मतलब आयनिक बॉन्ड में हमेशा एक मेटल होनी चाहिए और दूसरा हमेशा नॉन मेटल होना चाहिए। यह हमेशा फिक्स है, यह बात याद रखना। चलो जी, अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या होगी? एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मैं मेटल को M से डिनोट कर रहा हूं और नॉन मेटल को मैं NM से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट, जो मेटल होती है उसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज किया। हो सकता है जी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। वो तो डिपेंड करेगा ना कि उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे सोडियम है
सोडियम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो नोबल गैस बन जाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो नोबल गैस बन जाता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही वो नोबल गैस बन जाता है। मतलब ये मेटल उतने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन लूज करते ही उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया +1 का चार्ज, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 का चार्ज। दूसरी जरूरी बात, जो भी आप मेटल लेते हैं उस मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। और अगर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं paएगा। तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो और ये मेटल इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लूज करेगा कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। दूसरी बात, जो नॉन मेटल है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऐसा नहीं है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए वो सारे गेन कर लेगा। जैसे क्लोरीन होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। ऑक्सीजन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। नाइट्रोजन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। वो डिपेंड करेगा ना कि उसको नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये नॉन मेटल इस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि मेटल भी, नॉन मेटल भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -1 का चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, -2 का चार्ज। एंड नॉन मेटल ऐसी लेना जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, मतलब ऐसी नॉन मेटल लेना जिसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा हो। जिस नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बहुत ज्यादा होती है वो बहुत आसानी से एनायन बना लेगा, और एनायन बन गया तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटल बनाएगा कैटायन, नॉन मेटल बनाएगा एनायन, और फिर उसके बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली भैया जो कैटायन था और जो एनायन था ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करते ही इनके बीच में क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल और बेसिक बात है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए टेक्निकल शब्द क्या है, टेक्निकल वर्ड क्या आ रहा है इसके अंदर। ये सारी थ्योरी जो मैं बता रहा हूं आप में से कोई भी बच्चा अपने आप गैस कर सकता था, लेकिन क्या इसके अंदर मेन बात आ रही है कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो और नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो टू फॉर्म अ वेरी गुड आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है ये मैंने आपको एक सिस्टमैटिक वे में समझाया, लेकिन आयनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले जो बात की थी वो कॉजल एंड लुईस ने बोली थी। तो इनके नाम पे हमें कॉजल एंड लुईस थ्योरी डिस्कस करते हैं, कॉजल एंड लुईस थ्योरी फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। दुनिया में कोई आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये बात कॉजल एंड लुईस ने एक्सप्लेन करी थी। इसके 4-5 पॉइंट हैं, वो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं और साथ साथ आपको लिखवाता हूं। पहला पॉइंट, इन द पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग मेटल एंड नॉन मेटल, मैंने वर्ड क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी टुच्चा मुच्चा मेटल ले लो, थोड़ा पावरफुल मेटल। पावरफुल मेटल का मतलब ऐसी मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल का मतलब जो बहुत ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इन पीरियोडिक टेबल स्ट्रॉन्ग मेटल एंड नॉन मेटल आर सेपरेटेड बाय नोबल गैस। इस पॉइंट का मतलब समझिए भाई, कुछ पीरियोडिक टेबल की शेप ऐसी होती है, एग्जैक्ट फिगर पे मत जाना,
रफली बता रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की आप लोगों ने पढ़ी थी। यहां पे हीलियम, यहां पे हाइड्रोजन, ऐसे कुछ होती है। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसे कहते हैं राइट हैंड साइड। ये वाला जो पोर्शन होता है ये मेटल का होता है, दिस इज मेटल। और ये जो पोर्शन है ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 15, 16, 17 में जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं। और ग्रुप नंबर 18 में कौन होता है? नोबल गैस। भाई मान लो कि आपको पीरियड नंबर 1 से, जस्ट मिनट यार, बीच में वायर जो है ना ये फंस जाती है। हाँ जी, आपको पीरियड नंबर 1 से पीरियड नंबर 2 पे आना है, तो आप पहले इधर जाओगे हीलियम, हीलियम को क्रॉस करोगे, फिर आप पीरियड नंबर 2 पे आओगे। फिर पीरियड नंबर 2 में ऐसे जाने के बाद आएगा नियॉन, नियॉन को क्रॉस करेंगे, तब जाके पीरियड नंबर 3 की मेटल पे पहुंचोगे। फिर इधर आओगे नॉन मेटल, नॉन मेटल के बाद नोबल गैस, फिर उसको क्रॉस करके आप अगले पीरियड पे जाओगे। यानी यहां से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें नोबल गैस को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में नोबल गैस है। मेटल भी अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा और नॉन मेटल भी अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा। फिर दूसरा पॉइंट था मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्म कैटायन। यहां पे बोला था ना कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्म एनायन, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्म एनायन। मतलब नॉन मेटल ऐसी लेना जो इलेक्ट्रॉन को ले और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके एनायन बना ले। फिर पॉइंट नंबर 4 है कि फाइनली कैटायन एंड एनायन अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। तो भाई ये कॉजल एंड ल्यूइस थ्योरी के 4 पॉइंट थे जो कि कहीं ना कहीं इसी के ऊपर बेस्ड है जो यहां पे समझाया गया। हालांकि ये हमारे सिलेबस में है, पर रेयरली मैंने किसी स्कूल में क्वेश्चन देखा हो। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही कम, बाई चांस की बात है कि किसी स्कूल में आ गया तो आ गया, वरना कभी आता नहीं है। कॉजल ल्यूइस थ्योरी के बारे में समझाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस 0.001% है, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या कंडीशन है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे मैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाना अभी शुरू नहीं कर रहा, एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा। और वरना कल जो क्लास होगी, अगर मैं इसके आगे की वीडियो नहीं डाल पाया तो कल जो ऑनलाइन क्लास होगी आपकी 4:30 बजे क्लास जो होती है TTS में, उसमें मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। तो पुराने बच्चे, नए बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे यहां से देखना शुरू करें। और पुराने बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 में दोबारा से रीस्टार्ट करने जा रहा हूं, राइट। तो इसको पढ़ लेना भाई, वीडियो को अच्छे से देखेगा। अगली क्लास वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। ओके बेटा, गुड बाय।